जय हिंद साथियों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों को एक नया मुकाम दे पा रहे होंगे। साथियों, जो पिछली चर्चा रही है हमारी वो इतिहास से संबंधित थी। जैसा कि आपको पता है, ये इतिहास की स्पेशल सीरीज हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक्स का समाधान करने हम जा रहे हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि ये जो सीरीज है वो प्राचीन इतिहास से संबंधित है। तो प्राचीन इतिहास के संबंधित में प्राचीन इतिहास के संबंध में आपको पता होगा कि कुछ 4-5 टॉपिक हमने सेलेक्ट करे थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। एक तो हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में चर्चा संभवतः पूरी हो चुकी है। उसमें कुछ फैक्ट बचे हैं जो प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका वैदिक सभ्यता, तो इस वैदिक सभ्यता की चर्चा होगी। जो तीसरा टॉपिक होगा वो हमारा होगा महाजनपद काल। इसके बाद चौथा टॉपिक रहेगा हमारा मौर्य काल। तो इस प्रकार से मौर्य काल, और पांचवा होगा हमारा गुप्त काल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन इतिहास से संबंधित, तो हमारी इस पर ही चर्चा हो रही है। तो ये हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था, और ये टॉपिक हड़प्पा सभ्यता का इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हमने आपको बताया था कि यह फाउंडेशन की तरह कार्य करेगा। यह हड़प्पा सभ्यता को तो डिस्क्राइब करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल और गुप्त काल को भी आपस में इंटरलिंक करेगा। इसलिए इन बाद के 4 लेक्चर्स को समझने के लिए हड़प्पा सभ्यता को समझना बहुत जरूरी है, और उसकी पृष्ठभूमि और उसके बीच में जो फाउंडेशन बताया गया है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो उसकी चर्चा हमने पूर्व के लेक्चर्स में भरपूर तरीके से की है। आज का जो हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है, या आज का जो पूरा हमारा सेशन होने वाला है, पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता से रिलेट करने वाले हैं। तो साथ में जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए निष्कर्ष एकेडमी के साथ। तो आज हमारी चर्चा वैदिक सभ्यता से होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ पृष्ठभूमि तैयार कर देता हूं। वैदिक काल, ठीक है ना। ये जो वैदिक काल का टाइम है ये है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। इस वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, है ना, और दूसरा पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल रहेगा, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा यह रहेगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच, और जो हमारा उत्तर वैदिक काल रहेगा ये रहेगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच। क्लियर? इतनी बात आपको स्पष्ट है? तो इस प्रकार से हम इसको बांटने का प्रयास करेंगे। अब समझिए इसको। आपको पता है ये जो वैदिक काल है या वैदिक संस्कृति है, ये एक प्रकार की आर्य संस्कृति है। इसे आर्य संस्कृति या आर्यन कल्चर भी कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर कि वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले इस आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति की विशेषताएं पढ़ी जाएं। आखिर पढ़ा जाए कि वैदिक संस्कृति थी क्या और वैदिक संस्कृति की विशेषताएं क्या थी, और ये जो आर्य संस्कृति वाले लोग थे या आर्य थे ये कहां से आए थे। इनका आगमन हमारे इस पश्चिमोत्तर प्रदेश में, या कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में इनका इस क्षेत्र में आगमन कैसे हुआ, ये पूरी की पूरी कहानी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी हम टाइमलाइन बनाते जा रहे हैं वो साथ में अपने नोट करते चलें, वीडियो को आराम से पॉज करें और नोट जरूर कर लें, क्योंकि बहुत काम में आने वाला ये फाउंडेशन चीज है, बेसिक चीज है एकदम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहां पे थोड़ा सा अपन को पढ़ना है आर्य संस्कृति की पहचान।
आखिर कैसे पहचाना पड़ने की आर्य लोग थे, ठीक है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में हमें बहुत से सोर्सेस प्राप्त हुए, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं या हम जान सकते हैं कि ये आर्य संस्कृति थी। आपको पता होगा कि आर्य संस्कृति को समझने के लिए एक हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ ईरानी ग्रंथ है, एक ईरानी ग्रंथ है या ईरानी साहित्य से बोलते हैं जैंदा आवेस्ता, है ना, जैंदा आवेस्ता। इसके अलावा होमर रचित इलियाड और ओडिसी के माध्यम से हम इस आर्य संस्कृति की विशेषताओं का पता लगा सकते हैं या इस आर्य संस्कृति का हम अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा इसको समझिएगा, ये जो ऋग्वेद था, है ना, ऋग्वेद में आर्य संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं दी गई, लेकिन थोड़ा सा पहले आर्य संस्कृति की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं, फिर जानते हैं कि ये ऋग्वेद में किस तरीके से या ऋग्वेद के संदर्भ में किस प्रकार से सही है, और जैंदावेस्ता में इसका वर्णन किस प्रकार मिलता है, होमर रचित इलियाड और ओडिसी में ये क्या मिलता है। थोड़ा सा पहले विशेषताएं जान लेते हैं इसकी। तो यदि हम आर्य संस्कृति की विशेषताएं जाने तो अपन को पता है कि ये जो आर्य लोग थे ये शीतोष्ण जन प्रवासी लोग थे, मतलब ये ठंडे प्रदेशों में निवास करना पसंद करते थे। इनका जो समाज था वो कैसा समाज था, पशुचार्य समाज था, या ये लोग मुख्य रूप से क्या थे, पशुपालक थे। इनके जीवन में घोड़े का प्रसार था या घोड़े का महत्व बहुत ज्यादा था। ये जो पूरा का पूरा समाज था ये एक अग्नि पूजक समाज था। कैसा समाज था, ये एक अग्नि पूजक समाज था, मतलब आग, अग्नि को ये देवता के रूप में पूजते थे। इसके अलावा यदि हम देखें, अग्नि पूजक के अलावा यदि हम देखें तो ये देखते हैं कि इनके समाज में पशु बलि थी। पशु बलि के अलावा आपको पता है ये मनोरंजन के रूप में सोम रस का पान करते थे। इसके अलावा यदि हम और डिस्कस करें तो हम पाते हैं कि ये इनका जो प्रतीक चिन्ह था, या हम कह सकते हैं इनका जो सिंबल था वो प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, है ना। और इसके अलावा धनुष बाण का प्रयोग, है ना, धनुष बाण का प्रयोग और रथ का प्रयोग, है ना, ये सारी की सारी इनकी विशेषताएं थी। अब इनको पहले डिस्क्रिप्ट करते हैं और फिर इसको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। देखो, हमने जाना कि जो आर्य संस्कृति की विशेषताएं थी, या आर्य संस्कृति को हम जितना भी पढ़ेंगे हम ये जानेंगे कि जो शीतोष्ण, मतलब इनका जो मुख्य रूप से निवास स्थल था वो ठंडे इलाकों में होता था, ये मतलब ये शीतोष्णवासी लोग थे। इसके अलावा हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जो समाज था वो मुख्य रूप से पशुचारित था या पशुपालक समाज था। वो इस बात से भी सिद्ध होता है कि जो घोड़े की परिचर्चा ऋग्वेद में 215 बार अश्व शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में, वहीं गाय का भी करीब 176 बार और 215 बार करीब बैल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे कि पशुओं की चर्चा कितनी बृहत तरीके से ऋग्वेद में की गई है, इसलिए इनके जीवन में पशुओं को बहुत महत्व था। और एक अग्नि पूजक समाज था, मतलब ये जो पूरी सभ्यता थी ये अग्नि को देवता के रूप में पूजती थी, इंद्र इनके देवता होते थे। इसके अलावा पशु बलि इनकी मुख्य विशेषता थी कि ये इनके समाज में पशु बलि प्रथा का प्रचलन था। हालांकि हम यहाँ पे जानना चाहेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में कि हमारे यहाँ पशु बलि कैसी थी और किस तरह की थी, और जो शेष पूरा मतलब भारत के अलावा या इस महादेश के अलावा या मध्य एशिया को देखेंगे, या फिर कैस्पियन सागर के आसपास का एरिया देखेंगे, ब्लैक सागर के आसपास का एरिया देखेंगे, मध्य एशिया देखेंगे, और इसके अलावा हम आयरलैंड में देखेंगे कि जब पशु बलि के जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे भी हम तुलना करने का प्रयास वहां पे करेंगे। इसके अलावा हमने बात करी सोम रस के पान, तो ये लोग कुल मिलाकर के मादक पदार्थ या मादक द्रव्य के रूप में ये लोग सोम रस का पान करते थे। इसके अलावा हमने आपको बताया प्रतीक चिन्ह इनका था मुख्य रूप से स्वास्तिक, जो स्वास्तिक का चिन्ह
आपको पता है ये शुद्ध आर्यत्व का प्रतीक माना जाता है। इनका चिन्ह, इसके बहुत सारे प्रमाण हमारे बलूचिस्तान के पास शाही टुम्पा संस्कृति है, जैसे धूसर भांड वाली संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर स्वास्तिक चिन्ह के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। तो उसके बारे में हमारी बहुत सारी डिस्क्रिप्ट चर्चा रहेगी। ठीक है, तो हमने यहां पर जाना है आर्य संस्कृति की पहचान और आर्य संस्कृति की विशेषताएं। तो जो आर्य संस्कृति की पहचान हुई वो ऋग्वेद में हुई, क्योंकि ऋग्वेद में बताया गया कि आर्य लोग ऐसे लोग थे जो शीतोष्ण जनप्रवासी थे, पशुपालक समाज था, या अग्नि पूजक था, पशु बलि थी, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे, वगैरह वगैरह। यही विशेषता कुछ तो प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है ईरानी ग्रंथ जैनदावेस्ता में, और ऐसा ही कुछ मिलता है होमर रचित इलियाड और ओडिसी में। सेम चीजें मिलती हैं बिल्कुल। तो फिर कई इतिहासकार इस प्रमाण को पुष्ट करते हैं कि हो ना हो जो हमारे यहां आर्यों का आगमन हुआ है वो यहीं से हुआ हो, वो इसी ईरान या कह सकते हैं हिंद यूनानी या हिंद आर्य आकर के यहां बसे हो, हिंद ईरानी आर्य आकर के इस क्षेत्र में बसे हो। तो इस बात की भी परिचर्चा बहुत बृहद तरीके से की गई है। अब देखते हैं पल्लू। तो हमने आर्य संस्कृति के बारे में बताया, आर्य की पहचान की, इनकी संस्कृति की विशेषताएं क्या थी, है ना, ये इनकी जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है, इसकी पहचान कैसे हुई, ठीक है ना, इसकी चर्चा हुई। अब इस क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी चर्चा होने वाली है वो चर्चा होने वाली है आखिर जो आर्य संस्कृति की विशेषताएं थी, इन आर्यों का भारत आगमन कैसे हुआ, इनकी भारत में एंट्री कैसे होती है। तो थोड़ा समझेंगे। चलो, आर्यों का आगमन। देखो, ठीक है, अब देखो दो संस्कृतियों का नाम लेंगे हम यहां पे। एक तो रहेगी हमारी आंध्रो नोवो संस्कृति, और दूसरी रहेगी हमारी बैक्ट्रिया मार्जियाना क्षेत्र। बैक्ट्रिया मार्जियाना क्षेत्र माना जाता है कि मध्य एशिया के आसपास से, है ना, मध्य एशिया के आसपास से, इसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है। यहां से होते हुए जब मध्य एशिया में वेदर क्लाइमेट्स चेंज हुए, तो वेदर क्लाइमेट्स चेंज के कारण, है ना, उसके प्रभाव से बचने के कारण इन लोगों का, इन पशुचारित समाज का आगमन कह सकते हैं पूर्व की ओर हुआ, है ना, पूर्व की ओर हुआ या दक्षिण एशिया की तरफ हुआ। तो दक्षिण एशिया में हुआ। अब आंध्रो नोवो संस्कृति और बैक्ट्रिया मार्जियाना क्षेत्र, अब ये आए कैसे, इसका प्रमाण हमें मिलता है इस बात से कि ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में एक ही चर्चा की गई है। उस चर्चा को नाम दिया गया है ऋग्वेद की भाषा में वाहिलक विजय। क्या नाम दिया गया है? वाहिलक विजय। अब इसको डिस्कस करते हैं। भाई था क्या, ये हो गया हमारा अफगानिस्तान का रीजन, ये ऊपर वाला हो गया ईरान, और अफगानिस्तान के ऊपर वाला इलाका यहाँ पे ये पूरा था ग्रीक बैक्ट्रिया साम्राज्य। तो ये ग्रीक बैक्ट्रिया साम्राज्य का दक्षिणी हिस्सा हो गया, और ये ग्रीक बैक्ट्रिया साम्राज्य का हो गया उत्तरी हिस्सा।
ये उत्तरी हिस्सा हो गया, ये हो गया दक्षिणी हिस्सा। समझिए इस बात को। तो ग्रीक बैक्ट्रिया साम्राज्य में माना जाता है, हमारे ऋग्वेद में एक बात मिलती है कि ग्रीक बैक्ट्रिया साम्राज्य के दक्षिणी भाग बाहिलक कहलाता था उस समय। ऋग्वेद में उसकी चर्चा बाहिलक के रूप में की गई है, जिसे वर्तमान में अफगानिस्तान के वल्ख के रूप में जाना जाता है। तो ग्रीक बैक्ट्रिया साम्राज्य से कुल मिलाकर के यहां से जो आक्रांता या कह सकते हैं आर्य लोगों की एंट्री हुई और यहां पे उन्होंने यहां के लोगों को पराजित किया, जिसे ऋग्वेद में बाहिलक विजय से सूचित किया गया है। बोला गया है कि यह बाहिलक विजय थी। फिर यहां से आकर के आर्यों का इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ और जाकर के इस पूरे क्षेत्र में आर्यों ने अपना आधिपत्य जमाया। तो इस प्रकार की हमें चर्चा सूचना उससे मिलती है। तो इस प्रकार से आर्य जो थे वो दो संस्कृति से रिलेटेड थे। एक तो थे आंद्रोनोवो संस्कृति, जो कह सकते हैं आंद्रोनोवो और बैक्ट्रिया मार्जियाना क्षेत्र। बैक्ट्रिया मार्जियाना क्षेत्र जो था पूरा एक ग्रीक बैक्ट्रिया साम्राज्य, और आंद्रोनोवो संस्कृति जो थी वो मध्य एशिया में थी। इन दो क्षेत्रों से चल करके लोग यहां पर आए। फिर जब यहां पर आए तो यहां के लोकल लोगों से इनकी झड़पें हुई। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि भाई जब ये बाद में आर्य लोग जब बाद में आए तो उससे पहले यहां पे कौन था और फिर किन लोगों से इनकी झड़पें हुई, ये एक प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का जवाब इस तरीके से दिया जा सकता है कि ये जो दूसरी शाखा थी वो भी एक प्रकार के आर्य ही थे, लेकिन ये बहुत पहले ही इस क्षेत्र में आ चुके थे। ये भी एक प्रकार से आर्यों की शाखा से ही संबंधित थे, और इनका आगमन जो नवीन आर्यवाद में आए थे ये लोग बैक्ट्रिया मार्जियाना और आंद्रोनोवो संस्कृति से संबंधित, इससे पहले आए थे। हालांकि जब ये नवीन आर्यवाद में आए, अच्छा जो पुराने आर्य थे उनको संज्ञापन लोग मूल निवासी भी कह सकते हैं, तो बाद में आकर के उनका मूल निवासियों से संघर्ष हुआ। जब मूल निवासियों से संघर्ष हुआ तो इस सत्ता की लड़ाई में मूल निवासियों को आर्य लोगों ने खदेड़ दिया या सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि सत्ता शब्द का प्रयोग करना मुझे उचित नहीं लगता, इसलिए उचित नहीं लगता क्योंकि उस समय राजा का कोई स्वरूप नहीं था, कबीलाई जनजीवन था। तो वहां पे लेकिन हाँ एक बात उसमें स्पष्ट है कि कबीले का मुखिया हो सकता था, जिसकी तुलना पर लोग राजा से कर सकते हैं, परंतु राजा जैसे कोई शब्द का वहां पे प्रयोग नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आर्य आते हैं वो मूल निवासियों को डोमिनेट करते हैं, उनको बुरी तरह से पराजित करते हैं और उनको दास बनाते हैं। अच्छा दो शब्द मिलेंगे यहां पे, एक मिलेंगे दास और एक मिलेंगे दस्यु। दास और एक रहेगा दस्यु। देखो दास, जब मूल निवासियों के ऊपर आक्रांताओं ने या आर्यों ने हमला किया तो कुछ लोगों ने तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जिन लोगों ने आर्यों की अधीनता स्वीकार करी उन्हें दास बना लिया गया, और जो लोग छुप छुप करके इनसे लड़ाई झगड़े करते रहे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इनसे बगावत जारी रखी और जंगलों में चोरी छिप करके इनके बीच युद्ध चलता रहा। तो इनको जो संज्ञा दी गई वो दस्यु की संज्ञा दी गई, है ना। दस्यु मतलब ऐसा व्यक्ति जो चोरी छिप करके जंगलों में रह करके बार प्रतिकार करे, है ना। जैसे आपने देखा होगा दस्यु सुंदरी थी फूलन देवी, और बहुत सारे भी हुए हैं। जैसे एक साउथ में वीरप्पन था, खैर वो तो बहुत बड़ा तस्कर भी था, और हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ही ददुआ नाम से, तो वो भी दस्यु थे। तो इस प्रकार से, लेकिन दस्यु शब्द के मीनिंग्स बहुत अलग अलग तरीके से हैं, हालांकि इसमें नहीं जाना चाहेंगे, है ना। परंतु मोटा मोटा जो हमने बताया, कई बार दस्यु लोग इसलिए बनते हैं कि जब सामाजिक परेशानियों से, सिस्टम से जो नाराज होते हैं तो लोग बाग वो मार्ग चुन लेते हैं। खैर वो अलग डिस्कोर्स या अलग डिबेट का विषय है, उसमें नहीं जाना चाहेंगे अपन। क्लियर। तो यहां पर हमने इस बात को समझा अच्छे से। अब चलते हैं लोग आगे। तो अब हम देखते हैं बैक्ट्रिया मार्जियाना क्षेत्र बाहिलक विजय के बारे में चर्चा हुई। बाहिलक विजय के बारे में बताया गया, अभी और प्रमाण मिलते हैं कि जब आर्य लोग आ गए तो इसकी जानकारी हमें गुप्त काल में एक अभिलेख मिला है ना। उस अभिलेख की
अभिलेख की सहायता से हमें जानकारी मिलती है कि हेलमंद नदी के आसपास, हेलमंद नदी, अच्छा कई इतिहासकार तो बोलते हैं हेलमंद नदी जो अफगानिस्तान है वो सूख चुकी है वर्तमान में, ज्यादा उसका अस्तित्व नहीं है। बोला जाता है कि ये पहले सरस्वती नदी से कनेक्ट होती थी। इतनी बड़ी गूढ़ रहस्य की बात कर दी उनने। सरस्वती नदी से कनेक्ट होती थी और यहीं के आसपास इसी नदी को पार करके बैक्ट्रिया मार्जना क्षेत्र के आर्य लोग आए, बस गए। अब समझो उस बात को, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो हमने बेसिकली यहां पे आर्यों के अधिपत्य को पढ़ा। जब आर्य लोग बस गए तो उनके मध्य में संघर्ष हुआ, जिसे हमने नाम दे दिया जनजातीय संघर्ष। जब आर्य लोग आए तो उन्हें दो प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा। ये दो प्रकार का था। एक तो था मूल निवासियों के साथ और दूसरा था अपने ही कबीलों के लोगों के साथ। ठीक है ना। तो जब आर्य लोग यहां पर आए, जनजातीय संघर्ष करा, तो एक बात थी कि मूल निवासियों को तो उन्होंने बड़ी आसानी से खदेड़ दिया। वर्णन मिलता है ऋग्वेद में कि आर्यों ने रथ में सवार होकर, चूंकि आपको पता है अश्व पालन की प्रक्रिया हो गई थी और रथ में इनके अश्व तैनात रहते थे, मतलब अश्व की सवारी करते थे लोग। तो इनके पास अश्वों की, घोड़ों की कोई कमी नहीं, तो घोड़े में सवार होकर के धनुष बाण तीर तर्कस के साथ साथ, और साथ में माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार कि इंद्र ने इनकी बहुत सहायता की। इसलिए ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला या दुर्गों को नष्ट करने वाला। ठीक है ना। लेकिन अब एक बहुत ही डिबेट का विषय है कि जब इंद्र दुर्गों को तोड़ने वाले थे, सोचिएगा इसको, तो फिर ऐसे दुर्ग कहां थे? क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऋग्वेद एक ग्रामीण सभ्यता थी। एक समाज जो था वो पशुचार्य समाज था। जब ग्रामीण सभ्यता थी, पशुचार्य समाज था, घास फूस लकड़ी के घर बने होते थे, तो फिर दुर्ग कहां से आ गए? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो सभी इतिहासकारों ने सोचा जैसे भाई कि जब इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर की संज्ञा दी गई है और पुरंदर का अर्थ बताया गया है दुर्गों को तोड़ने वाला, तो ऐसे दुर्ग तो भारत में मिले ही नहीं है। तो इस विषय में बोला जाता है कि हो सकता हो कि भारत में तो नहीं मिले, परंतु अफगानिस्तान वगैरह में ऐसे दुर्ग रहे हो, क्योंकि आर्य तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत इन तीनों एरिया में फैले हुए थे। तो इस प्रकार से कई लोग इसी बात की परिकल्पना करते हैं। क्लियर। तो लोग आए, जनजातीय संघर्ष हुआ, मूल निवासियों को आर्यों ने खदेड़ा। फिर उसके बाद वर्चस्व की इस लड़ाई में आर्यों ने अपने ही कबीले के लोगों को निशाना बनाना प्रारंभ किया। आपको पता है आर्य लोग 5 कबीलों में बटे हुए थे। जो आर्य लोग थे वो 5 कबीले में बटे हुए थे, है ना। इन कबीलों को इसलिए पंचजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचजन की संज्ञा दी जाती थी। मुख्य रूप से थे इसमें एक भरत का गुट था, एक था त्रत्सु का गुट था। ठीक है ना, भरत और त्रत्सु का गुट। तो इनके भरत और त्रत्सु का गुट था, तो इनके जो गुरु हुआ करते थे वो थे वशिष्ठ। वशिष्ठ इनके गुरु थे। बाद में इनके बीच में मतभेद हुए, इनके बीच में कोलैप्स हुआ, परंतु बाद में आम सहमति से इन दोनों के मध्य संधि हो गई और एक वंश या एक प्रकार से एक जनपद स्थापित की गई, जिसे कुरु जनपद नाम दिया गया। कुरु जनपद नाम दिया गया। परंतु ये कुरु जनपद अस्तित्व में आएगी उत्तर वैदिक काल में। ये याद रखना आप लोग। ऋग्वैदिक काल में पूरा का पूरा जो जीवन रहेगा वो कबीलाई रहेगा। जो लोगों का निवास रहेगा वो जंगलों में रहेगा और कबीले के रूप में वो लोग अपना जीवन यापन करेंगे। इतनी बात आप लोगों को स्पष्ट है? कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहां पे हमने कबीलाई जीवन की बात करी। तो भरत और त्रत्सु जो कबीले थे फिर बाद में आपस में मिले और एक वंश बना, एक प्रकार से जनपदों का निर्माण होना यहां से प्रारंभ हुआ। अब थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।
ठीक है, देखो पहला नंबर तो अब जब हमने कौन कौन सी चीजें जान ली हैं उसकी एक टाइमलाइन बनाते हैं। उस टाइमलाइन में देखते हैं हम कि हमने क्या क्या जाना। देखो पहले तो जाना हमने आर्य संस्कृति की पहचान, दूसरा पॉइंट हमने जाना आर्यों का आगमन, फिर जाना हमने जनजातीय संघर्ष, ठीक है ना। इस आर्य संस्कृति की पहचान के अंतर्गत हमने विशेषताएं बताई थी इनकी, ठीक है ना, विशेषताएं। ठीक है ना, एक बार, ठीक है ना, तो ये पॉइंट अभी डिस्कस किए, अभी इन पर थोड़ा सा और डीप चर्चा करते हैं। आर्य संस्कृति की पहचान की विशेषता हमने मोटी मोटी बताई थी, मुख्य मुख्य विशेषता। अब थोड़ा इस पर अपन डीप पकड़ बनाते हैं, ठीक है ना, पॉइंट बाय पॉइंट आप भी लिखते चलेंगे। कुछ 5-6 विशेषता हैं, उनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट एक बार कर दें। तो सबसे पहले विशेषता तो ये कि ये शीतोष्ण प्रदेश के निवासी थे। दूसरी विशेषता थी ये समाज कैसा था, पशुपालक था या पशु चारक था और ग्रामीण समाज था। तीसरी बात थी कि यहां पे अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि पूजा होती थी। इसके अलावा ये लोग पशु बलि को प्रायोरिटी देते थे। पशु बलि के अलावा जो उनका प्रतीक चिन्ह था वो था स्वास्तिक। ये लोग शवों को, है ना, शवों को जलाते थे, ठीक है ना, शवों को जलाने का काम करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा जो इनका समाज था पूरा का पूरा वह कबीलाई था। ये कुछ विशेषताएं हैं उसकी जिसके बारे में चर्चा करेंगे। या फिर एक विशेषता और ऐड कर दें, सोमरस, ये भी थोड़ा सा चर्चा का विषय होना चाहिए, सोमरस। अब समझो एक एक को, ठीक है ना। शीतोष्ण प्रदेश, हमने आपको बताया कि आर्य जो लोग थे वो ठंडे प्रदेश के वासी थे। वेदर क्लाइमेट चेंज हुआ, बैक्टीरिया मारियाना क्षेत्र में, मध्य एशिया में, और ये लोग पशुचार्य समाज, वनस्पति नष्ट होने के कारण उन लोगों का धीरे धीरे किन प्रदेश में आगमन हुआ, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेशों में आगमन हुआ। तो इनके आगमन के लिए एक उत्तरदायी कारण यह भी रहा कि हो सकता हो कि उस समय भौगोलिक परिवर्तन हुए हों उस क्षेत्र में, और औसतन वहां का जो वेदर था या वहां की जलवायु थी अचानक से बदली हो। तो कुल मिलाकर के अपने शेल्टर्स की तलाश में वो लोग इस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आके बस गए हों। तो इस प्रकार से इनकी मुख्य विशेषता थी कि ये शीतोष्ण जन लोग थे या शीतोष्ण प्रदेश के वासी थे, और इसके अलावा इसके लिए ये ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे शरीर को ढकने के लिए। दूसरा आता है पशुपालक और ग्रामीण। देखो हमने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी, तो अपन को नगरों से गांव की ओर जाना है ना, उल्टा हो रहा है अपने यहाँ पे, है ना। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान परिस्थिति में लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे थे। और उस समय क्या हुआ था, उस समय जो पहली सभ्यता हमने पढ़ी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, वो नगर थी, फिर नगर के बाद हम उल्टा फिर ग्राम पर आएंगे, ठीक है ना। यही जो परिवर्तन है यही पूरे इतिहास को अचरज में डालता है। तो पशुपालक समाज था, मतलब खेती तो ज्यादा थी नहीं वहां पे, कृषि का उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। जब खेती का उतना विकास नहीं हुआ तो जो समाज था वो पशुपालक था, पशुओं को पालना उनका शौक था, है ना। और माना जाता है कि उस समय युद्ध जो होते थे मुख्य रूप युद्ध भी गायों के लिए ही करते थे वो लोग, है ना, गविष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया उसके लिए। तो जो उस समय के युद्ध हैं वो भी सारे के सारे इसी के लिए होते थे। तो वहां का समाज था पशुपालक, पशुओं को चराना, उन्हीं पर जीवन यापन करना, उन्हीं के लिए युद्ध लड़ना, उन्हीं की देखरेख करना, ये सब कबीलाई जीवन के मुख्य हिस्सा थे। इसके बाद देखते अग्नि पूजा।
माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में अग्नि पूजा का प्रारंभ हुआ। ये लोग अग्नि को देवता के रूप में पूजते थे। परंतु यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना बड़ा जरूरी है कि आप लोग कहीं ये ना समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में एक लोथल नामक स्थल है, वहां से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अग्नि कुंड मिले हैं या फायर पिट्स मिले हैं। तो उस आधार पर ये कतई मत सोचिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में भी अग्नि पूजा प्रचलित थी, क्योंकि उसके अलावा अग्नि के साक्ष्य और कहीं से नहीं मिले। और सभी इतिहासकारों का मानना या पुरातत्वविदों का मानना यही है कि उनको देख करके यही लगता है कि मानो इनका प्रयोग आग रखने के लिए किया जाता रहा हो या चूल्हे के रूप में किया जाता रहा हो। यदि आप लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले यदि आप गांव से जुड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारी जो अम्मा दादी होती थी, तो वो चूंकि उस समय इतना हमारा समाज डेवलप नहीं था, है ना, उज्ज्वला योजना आई नहीं थी, है ना, और इसके अलावा बहुत ज्यादा अपन लोग डेवलप भी नहीं थे। तो वहां पे क्या होता था, जो आग होती थी, आग को दबाने के लिए वो एक गुरसी बनाया करते थे और उसमें आग को दाब करके रख देते थे। जब सुबह को रखते थे और शाम को जब वहां से निकालते थे तो वैसे की वैसे ही आग निकलती थी फायर, और उसी की सहायता से वो लोग चूल्हे जलाने का काम करते थे। तो कई इतिहासकार समझते हैं या कई इतिहासकारों का सोचना है, मानना है कि हो सकता हो कि आग को सुरक्षित रखने के लिए वो फायर पिट्स का प्रयोग किया जाता रहा हो। परंतु उनको देख के लगता है कि ये सच्ची वेदिकाएं नहीं है, इनको देखकर नहीं लगता कि इसमें कोई हवन कुंड या यज्ञ किए जाते रहे हों। क्लियर? इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई। अब आते हैं अपन लोग पशु बलि। ठीक है ना। पशु बलि के साक्ष्य जो हम यदि देखते हैं, ठीक है, जब हम पशु बलि के बारे में देखते हैं तो पशु बलि का साक्ष्य बहुत पुराने हैं। पशु बलि आपके लिए बता दें कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं थी। पशु बलि हमारी संस्कृति का भिन्न हिस्सा नहीं थी, परंतु जब आर्य लोग आए, आर्य लोगों के साथ साथ इस पशु बलि के प्रमाण हमारे यहां शुरू हुए। लेकिन याद रखना, उस समय जिन पशुओं की अधिकता होती थी उन्हीं पशुओं की बलि दी जाती थी। परंतु यहां पे एक डाउट का प्रश्न है कि पशु बलि देते क्यों थे वो। देखो, एक तो इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि जो पशु बलि देने के पीछे का एक कारण है वो ये है कि हो सकता है कि वो पशुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करने का कार्य करते रहे हों, क्योंकि पशुओं को एक झुंड के रूप में रखना यह कतई सिद्ध नहीं करता कि वैदिक युग के लोग या वैदिक सभ्यता के लोग गायों का प्रयोग और अन्य पशुओं का प्रयोग केवल और केवल उनके बने दुग्ध उत्पादों के लिए करते रहे हों। तो इस बात के अनेक प्रमाण भी मिले हैं कि पशु बलि इसलिए शायद समाज का हिस्सा बनी। लेकिन जो सबसे प्राचीन प्रमाण है वो आयरलैंड से मिले हैं। क्योंकि उस समय अश्व का प्रसार हो गया था बहुत ज्यादा, तो अश्व का प्रसार होने के कारण हुआ क्या कि वहां पर पशु बलि जैसी सामाजिक कुरीति ने जन्म लिया। तो सबसे प्राचीन साक्ष्य जो मिले हैं आयरलैंड, फिर बोलगा नदी घाटी क्षेत्र पर, ऐसे करके वो होता हुआ पूरा हमारे यहाँ पे आया। अब चूंकि हमारे यहाँ तो जो घोड़े का प्रवेश हुआ है वो वैदिक काल में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही कम इसके अवशेष मिले हैं, घोड़े के प्रसार के बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं। तो हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार की किसी प्रकार से जानकारी नहीं मिलती पशु बलि की, परंतु यहाँ पर अनेक प्रकार के पशुओं की पशु बलि का उल्लेख मिलता है जो समाज का हिस्सा था। ये अनेक उत्सवों में इसका प्रयोग भी किया जाता था। क्लियर? स्वास्तिक चिन्ह। अच्छा, स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा होगा, है ना, संभवतः शायद यदि मैं सही हूं, ऐसे कुछ देख लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ एक चिन्ह होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है ना, देखा होगा आपने। ये एक्चुअल में इसका प्रयोग इसके साक्ष्य मिले स्वास्थ्य आर्य संस्कृति का यह अभिन्न हिस्सा है। आर्य संस्कृति माना जाता है कि शुद्ध आर्य वही है जो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसके जो साक्ष्य हैं, बलूचिस्तान के पास एक क्षेत्र है, उसका नाम है शाही टुम्पा। शाही टुम्पा के निकट एक भांड वाली संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, वहां से स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जब हिटलर या नात्सियों का जब उदय हुआ जर्मनी में,
जर्मनी में जब नात्सियों का उदय हुआ तो जर्मनी के नात्सियों ने भी जर्मनी के नात्सियों ने भी आर्यत्व के चिन्ह के रूप में इस स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया। इसके अलावा जो ये स्वास्तिक चिन्ह है, अब इसके संबंध में सबके अलग अलग विचार। जैसे अर्नेस्ट मैके कहते हैं, इतिहासकार हैं, अर्नेस्ट मैके बोलते हैं कि भैया ये जो स्वास्तिक चिन्ह है, हो सकता है कि वैदिक काल में लोग श्राद्ध वाले बर्तनों में, चूंकि बर्तनों में इसका चिन्ह बना है, जो मृदभांड थे, मिट्टी के बर्तन थे, उसमें इसका सिंबल बना है, तो कई लोग ये बोलते हैं कि भाई हो सकता है कि श्राद्ध वाले बर्तनों में इसका प्रयोग किया जाता रहा हो। परंतु जो भी हो, है ना, यहां पर एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि स्वास्तिक आर्यों की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसका प्रयोग वो लोग शुद्ध आर्यत्व के रूप में करते थे। क्लियर? इसके अलावा शवों को जलाना, देखो हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है कि शवों को दफनाया जाता था, परंतु यहां पर एक नवीन परंपरा स्टार्ट हुई आर्यों की, जो रिलेटेड थी, वो थी शवों को जलाना। यहां पे शवों को जलाने की परंपरा थी। हालांकि कई जगह पे दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं, परंतु ज्यादा जो प्रभावी व्यवस्था थी वो थी शवों को या डेथ बॉडी को जलाने की। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ का जो जीवन था वो पूरा कबीलाई था, कबीले में लोग रहते थे। हमने बताया था कि 5 कबीलों, जैसे पंचजन कबीला कहा जाता था, अलग अलग लोग अलग अलग कबीले से बटे हुए थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनकी समितियां होती थी। हालांकि वो राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ में उसके डिस्क्रिप्ट करेंगे अभी आगे, है ना। तो इस प्रकार से ये लोग कबीलाई जीवन जीते थे, जंगलों में रहते थे और शिकार करना, पशु पालना इनका मुख्य रूप से पेशा था। अब यहाँ पे आता है मनोरंजन के लिए हमने आपको बताया था कि मनोरंजन के लिए लोग सोम रस का पान करते थे, है ना। अब जो ईरानी धर्म ग्रंथ है जैंदा अवेस्ता में भी इस बात के साक्ष्य मिलते हैं। जैंदा अवेस्ता में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे सोम की जगह पे होम शब्द का प्रयोग किया गया है। होम, सोम रस को वो लोग होम रस बोलते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो ईरानी लोग थे वो सा का उच्चारण किसके रूप में करते थे? हा के रूप में, इसलिए सोम की जगह पे वो लोग उसको क्या पढ़ने लगे? होम। ठीक है ना। तो सोम रस का पान उनकी विशेषता थी, मतलब मादक द्रव्य के रूप में वो लोग सोम रस का पान करते थे। क्लियर? अब समझिए, तो सोम रस तो इन्होंने पान कर लिया। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है कि आखिर सोम रस की उत्पत्ति कहां से होती थी, ये सोम रस बनाते किससे थे? तो इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, अभी कुछ समय पहले इसकी खोज हुई, बताया गया कि जो सोम रस ये लोग निकालते थे वो एक पौधा होता था एफेड्रा, है ना। तो एफेड्रा नामक पौधे से वो लोग क्या करते थे? इस सोम रस का पान करते थे और इसी को मादक द्रव्य के रूप में प्रयोग करते थे। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने छोटी छोटी चीजें जानी। क्लियर? अब समझते हैं आगे की ओर। अब इनका पॉलिटिकल लाइफ थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, ये विशेषता जानी। अब अपन लोग उसी फाउंडेशन में आते हैं, जहां से फाउंडेशन छोड़ा था वहीं से फाउंडेशन पकड़ना है। यदि यहां पे इस फाउंडेशन को पकड़ गए तो अपना ये पूरा टॉपिक आसान हो जाएगा। ये हो गया हमारा ऋग्वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड लिख देते हैं अपन लोग, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के
600 ईसा पूर्व। अब समझो इसको। अब पहले वही एक बार कंसेप्ट दोहरा लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले सरल, सरल के बाद कठिन, कठिन के बाद अति कठिन, अति कठिन के बाद फिर सरल। ये 4 कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट को तो अपन लोग समझ चुके थे। अब हमें समझना है यहाँ पे, सरल तो हमारा ये वाला हो गया था कंप्लीट, अब बचा हमारा कठिन और अति कठिन। अब इन दोनों को अपन को लिंक करना है, इन दोनों को। अब इन दोनों को इंटरलिंक करने के बाद इसको पढ़ना अपन को। जब ये दोनों पढ़ेंगे ना तो हड़प्पा सभ्यता आपके दिमाग में अपने आप, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा मेरे को, तो आपके दिमाग में जो हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी अपने आप गूंजती रहेगी कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता में ये था, ऋग्वैदिक काल में ये था, उत्तर वैदिक काल में ये है। तो ये इंटरलिंक करके पढ़ेंगे ना तीनों चीजों को, तो जिंदगी में कभी इतिहास नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपने वो पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। ये लेक्चर आपको तभी समझ में आने वाले हैं जब आपने इसकी पृष्ठभूमि, या जो इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के माध्यम से इतिहास की जमीन तैयार की है, यदि आपने उन लेक्चर्स को अच्छे से परखा है, एनालिसिस किया है, तभी आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में भी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। यहाँ का राजनीतिक जीवन देखते हैं कैसा था, ठीक है ना। देखो, आपको पता है ऋग्वैदिक काल की हमें पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से, है ना। तो हमें पूरी की पूरी जानकारी, खासकर यहाँ के राजनीतिक जीवन की, ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की हमें जो जानकारी मिलेगी वो मिलेगी ऋग्वेद के माध्यम से। और यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो सामवेद हो, चाहे वो अथर्ववेद हो, है ना, तो हुआ क्या, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तीनों की रचना हो गई। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो हमें पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त होगी वो इन 3 ग्रंथों से प्राप्त होगी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो वैदिक काल की हमें ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी प्राप्त होगी वह ऋग्वेद से प्राप्त होगी। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल सिनेरियो या पॉलिटिकल लाइफ। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, चाहे वो ऋग्वैदिक काल हो चाहे उत्तर ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। आपको पता है, हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो जीवन था या पूरा का पूरा जो ढांचा था वो कैसा था, कबीलाई ढांचा था। लोग बाग कबीले के रूप में रह रहे थे, घास फूस के मकान थे, और कबीला होता था, कबीले का मुखिया, है ना। तो इसमें कबीलाई ढांचा था और फिर कबीले का क्या होता था, मुखिया होता था, कबीले का मुखिया होता था। तो यदि हम कबीले के मुखिया को ही राजा कह दें तो ठीक है, गलत नहीं है, परंतु राजा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कबीला के मुखिया शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहां पर पूरा का पूरा समाज कबीला था, तो कबीलाई ढांचा था, एक कबीले का मुखिया होता था, कबीले के मुखिया को हमने राजा बोल दिया, ठीक है ना। अब जो राजा होता था, जब राजा होता था तो मान के चलो यहाँ की राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। 3 प्रकार की प्रणाली पढ़ाई ना हमने, बताया था फाउंडेशन में कि या तो पॉलिटिकल लाइफ वहां की कैसे होगी, राजतंत्रात्मक होगी, मोनार्की, या तो वहां की व्यवस्था कैसी होगी, गणतंत्रात्मक होगी, डेमोक्रेटिक। राजतंत्रात्मक मतलब राजा महाराजाओं का शासन, है ना। डेमोक्रेट्स मतलब जहां पे जनता अपना राजा स्वयं चुने, गणतंत्रात्मक प्रणाली या लोकतंत्रात्मक प्रणाली। तीसरा होगा तानाशाही शासन, डिक्टेटरशिप, है ना, या अधिनायकवादी, जैसे जर्मनी में हिटलर हो गया था। और इसके अलावा आप देखेंगे
कि मुसोलिनी को भी देखेंगे तो मुसोलिनी भी एक, ठीक है। तो यहां पर हमने पढ़ा कि राजा, तो यहां पे राजा था, पहली बात जब राजा था तो राजा के कुछ कार्य होते रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो राजा का काम था मुख्य रूप से वो क्या था, वो था मुख्य रूप से युद्ध करना, युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, ठीक है ना। तो ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे ढांचा कबीलाई होगा, कबीले का मुखिया होगा जो राजा होगा, और राजा का मुख्य काम होगा युद्ध करना और प्रजा की रक्षा करना, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे जो राजा की नियुक्ति होगी, है ना, इसमें मुख्य रूप से सभा, समिति और विदत, देखो तीन अन्य निकाय थे। एक तो राजा हो गया, राजा को परामर्श देने के लिए, सलाह देने के लिए सभा, समिति, विदत थी। सभा क्या था, समिति क्या था, विदत क्या था, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो सभा होती थी इसमें मुख्य रूप से कुलीन लोग होते थे या श्रेष्ठ लोगों का एक गुट होता था। सभा में कौन समझते थे, कौन शामिल होता था, सभा में होते थे श्रेष्ठ लोग या कुलीन लोग शामिल होते थे। जो समिति थी, समिति में शामिल कौन होता था, जन साधारण, जो आम लोग थे या जो आम लोगों का समूह था या जन साधारण लोग थे वो लोग समिति में। और जो विदत था वो एक प्रकार का एक न्यायिक निकाय था जो न्याय संबंधी कार्य करता था। क्लियर। इसके बाद हमने राजा की नियुक्ति देख ली, लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट रखना जरूरी है, यदि ये सभा राजा को नियुक्त कर रही थी तो इस सभा को राजा को हटाने का भी अधिकार था। अमूमन होता क्या था, आम लोग कबीले का मुखिया नहीं बनता था, कबीले का मुखिया बनेगा कुलीन लोगों से ही। लेकिन यह था कि आज इस कबीले का मुखिया राजा तो कल दूसरे कबीले का मुखिया राजा हो सकता था, वो लोग बना सकते थे योग्यता के बल पर। लेकिन बनता हमेशा था ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध कुलीन राजघराने से या कुलीन परिवार से वो संबंध रखता रहा हो, ऐसा व्यक्ति ही क्या बनता था, ऐसा व्यक्ति ही राजा बन सकता था। क्लियर। तो यहां पर एक बात आप लोगों को अच्छे से स्पष्ट हो गई। क्लियर। अब मुख्य रूप से क्या था कि जो सभा थी, सभा में श्रेष्ठ लोग शामिल थे, इसमें पुरोहित वर्ग था, राजा को सलाह देने के लिए पुरोहित वर्ग होता था, है ना। तो राजा को अच्छी या बुरी सलाह पुरोहित दिया करता था, और पुरोहित को उपहार स्वरूप विभिन्न प्रकार का धन धान्य और दासों को भी दान कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो दासों को दान देने की जो परंपरा थी वो भी इस काल में मौजूद थी। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहां पर एक चीज और, ठीक है ना, यहां पर हम एक चीज और देखते हैं कि यहां पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था लोगों से, है ना। तो यहां पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था, तो यहां पे नो रेगुलर टैक्स था, ना ही टैक्स लिया जाता था और ना ही किसी प्रकार की सेना रखी गई थी। तो नो रेगुलर आर्मी, यहां पे किसी प्रकार की सेना का भी अस्तित्व नहीं था। तो प्रश्न उठता है कि भाई युद्ध में फिर ये लोग क्या करते रहे होंगे। तो सीधे सीधे बात, ये लोग युद्ध में जब युद्ध लड़ने जाते थे तो अपने ही कबीले को लोगों को एकत्रित करते थे और जाकर के युद्ध लड़ते थे, परंतु परमानेंट सेना नहीं थी। परमानेंट सेना इसलिए नहीं थी क्योंकि सेना के लिए सैन्य खर्च चाहिए, और जो कबीले की आय थी, आय का स्रोत केवल था पशु, ठीक है ना। इसलिए कम से कम सेना का खर्च चाहिए, सेना का खर्च निकल नहीं रहा था क्योंकि लोगों के लिए कोई टैक्स की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसलिए ऐसे विकट परिस्थिति में सैन्य संचालन करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। इसलिए यहां पे हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में ना तो किसी प्रकार के रेगुलर टैक्स का उल्लेख मिलता है, हालांकि एक कर मिला था बलि। बलि बलि ये होता था, बलि एक ऐसा कर था, जैसे राजा गया युद्ध लड़ने, तो युद्ध लड़ने में जो चीज या जो धन धान्य उसे प्राप्त होता था या जो संपत्ति प्राप्त होती थी वो सारी प्रजा में बांट दी जाती थी। तो सारी प्रजा में बांटने के बाद जो उसे राशि प्राप्त होती थी, बाद में राजा जो चीज लेता था उसे बलि दिया जाता था, उसे बलि कर कहते थे। क्लियर। तो इस प्रकार से हम एक बलि कर का उल्लेख हालांकि यहां पर मिलता है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम देखेंगे
ये सारी चीजें वहां पर चल रही थी ऋग्वैदिक काल में, खासकर राजनीतिक जीवन की यदि हम बात करें वहां के, तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब हम और चीज देखते हैं, अब हम वहां का देखते हैं प्रशासन, कि आखिर वहां का प्रशासन कैसा था, ठीक है ना। वहां के प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में देखते हैं कि जो राजा था, है ना, तो राजा को बोला जाता था जन, है ना, जन का मुखिया जनस्य गोपा कहा जाता था। इसके बाद जो जन था वो जन काय में बटे हुए थे, वो जन बटे हुए थे विष में, किस में बटे हुए थे, विष में बटे हुए थे। और विष को काय में बांटा गया था, विष को बांटा गया था ग्राम में, और ग्रामों को भी विभाजित किया गया था कुल में। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वहां का जो प्रशासन था वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था। सबसे ऊपर की संरचना थी उसे जन कहते थे, जन का जो प्रतिनिधि होता था जनस्य गोपा या राजा कहलाता था। राजा के नीचे क्या होते थे, विष होते थे, ठीक है ना, छोटे छोटे से एक प्रकार के कह सकते हैं गांव होते थे, है ना, विष मतलब गांव से थोड़ा सा और बड़ा निकाय, और विष से नीचे होता था ग्राम, और ग्राम से नीचे होता था कुल या फैमिली जिसे अपन लोग बोल सकते हैं। क्लियर। तो जन का मुखिया कहलाता था जनस्य गोपा, और विष का जो प्रशासक होता था उसे संज्ञा दी जाती है विषपति की। क्या बोला जाता था उसे विषपति बोला जाता था। और बात करें हम ग्राम की, तो ग्राम के मुखिया को बोलते थे ग्रामीणी, और कुल के प्रधान को बोलते थे कुलप। किसकी संज्ञा दी जाती थी, कुलप की संज्ञा दी जाती थी। तो इस प्रकार से हमें ये प्रशासन का जिक्र भी यहां पर मिलता है। क्लियर, इतनी बात स्पष्ट हो गई सबको। आशा करते हैं कि पूरा एक एक चीज समझ में आ पा रही होगी आप लोगों को। अब थोड़ा सा और इसका पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे से, क्योंकि ये तो मुख्य चीज हो गई। लेकिन अब हमें, चूंकि अब इस ऋग्वैदिक काल के बाद हमें उत्तर ऋग्वैदिक काल में जाना है, और हमने बताया था कि देखो अभी भी जीवन सरल है भैया, अभी भी जीवन सरल है। राजा बनना है तो राजा यदि तुम अयोग्य हो तो सभा तुम्हें खारिज कर देगी कि जाओ अपना काम देखो। तो यहां पे एक बात है कि राजा अभी डिक्टेटरशिप में नहीं बदला, फ्यूडलिस्टिक या सामंतवादी प्रथा नहीं आई अभी। तो राजा, भले राजा राजतंत्रात्मक प्रणाली है, लेकिन राजा का जो जीवन है वो उतना कठिन नहीं है, उतना टफ जीवन नहीं है। क्लियर, यहां पे इतनी बात स्पष्ट। अब जब हम इस सरलता से, या कह सकते हैं थोड़ी सी कठिनता तो है ही जीवन में, इस थोड़ी सी कठिनता से अति कठिनता की ओर मूव करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। अब वही चीज हमें रेखांकित करनी है, और वही परिवर्तन के बिंदु हमने रेखांकित करने हैं, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं है। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं जहां से इसको खत्म किया था। देखना है, देखो हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक जीवन, तो हमने बताया था राजनीतिक जीवन में कि जीवन कैसा था। अब जो कबीलाई ढांचा था, अब ये कबीलाई ढांचा ना बन करके जो यहाँ के जन थे वो जनपद में कन्वर्ट हो गए थे। किसमें कन्वर्ट हो गए थे, जनपद में। मतलब धीरे धीरे अच्छे खासे बड़े बड़े गांवों का विकास शुरू हो गया था। तो अब जो जन था, यहाँ का प्रशासन की इकाई जन थी, वो जनपद में बदल दिया गया, और कबीलाई जो संरचना थी, कबीलाई ढांचे में परिवर्तन आया। अब जो राजा था, अब राजा कबीलाई ढांचे से निकल करके राजा ने क्या किया, दैवीयकरण का रूप धारण कर लिया, या कह सकते हैं किंग्स बिलीव्स ऑन डिविनिज्म। राजा ने देवीकरण का रूप कर लिया। अब वो सोचने लगा कि मैं ही सब कुछ हूं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी सोचता था, और बलबन ने अपना राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मेडाइवल इंडिया में इसको हम पढ़ाएंगे अच्छे से। तो यहां पर भी यही हुआ कि जो राजा था देवीकरण कर दिया गया, राजा को देवता के समान पूजा जाने लगा, राजा को ही भगवान मान लिया गया। तो इस प्रकार का परिवर्तन आ गया। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जन बदल गए जनपद में, और राजा का जो पद था उसका कौन सा स्वरूप अस्तित्व में आया, देवीयकरण का रूप अस्तित्व में आया। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो राजा था, अब राजा के जो ठाट बाट है भैया, अब वो बहुत बढ़ जाएंगे। बढ़ इसलिए जाएंगे क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल की आय का साधन था पशुचारित समाज या पशुपालन। लेकिन यहां पर ये पशुपालन की धारणा टूटेगी और कृषि का विकास
शुरू होगा। तो हम देखेंगे कि यहां पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म शुरू होंगे। अच्छा, उतनी मात्रा में नहीं होंगे जितने कि महाजनपद काल में होंगे, क्योंकि हम अभी भी बता रहे हैं कि महाजनपद काल में लोहे के फाल का आविष्कार होगा और कृषि के क्षेत्र में धमाकेदार वृद्धि होगी। आप देखेंगे बिल्कुल प्रायद्वीप भारत में गेहूं धान की इतनी गजब उपज होगी कि वही रीजन रहेगा कि मगध का क्लाइमैक्स होगा। तो वहां पे एक अलग डिस्कस करेंगे। कृषि का विकास हुआ, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए, परंतु एग्रीकल्चर उतनी डेवलप नहीं थी जितनी कि महाजनपद काल में, उससे कम। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ हम देखेंगे यहां पर कि एनिमल हस्बेंड्री का काम भी शुरू होगा, या कह सकते हैं पशुपालन का जो काम है वो भी प्रारंभ होगा। तो कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा। जब एग्रीकल्चर हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा और लोगों पर टैक्स लगा दिए जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तब फिर क्या होगा? राजा की आय में वृद्धि होगी, राजा के पास धन ज्यादा होगा। जब राजा के पास धन हो ज्यादा होगा तो वो अपने ठाठ बाट बेतहासा दिखाएगा। फिर राजा दिखाएगा कि राजा के ठाठ बाट होते क्या है, तो फिर वो सारी चीजें वहां पर स्पष्ट करेगा। ठीक है ना? तो यहां पर क्या हुआ? कृषि का विकास हो गया, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर बेस्ड हो गई। टैक्स लगा दिए गए। जब टैक्स लग गए तब आप देखेंगे जो टैक्स लग गए तो इन्होंने धीरे धीरे आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन करना भी प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे सैन्य क्षमता या सैन्य में भी विकास हो गया। तो परिवर्तन की बिंदु रेखांकित करना है अपन को, ठीक है ना? इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो जनपद बन गए, राजा का देवीकरण हो गया। अब कृषि बेस्ड और पशुपालन बेस्ड पूरी अर्थव्यवस्था हो गई। इसके अलावा हम देखेंगे कि टैक्स लगा दिए गए। जब टैक्स लग गए तो आर्मी का रेगुलेशन हो गया, आर्मी भी रखना प्रारंभ हो गई। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो राजा है, अब राजा जो हो गया, राजा का जो पद था अब वो हो गया वंशानुगत। क्या हो गया? राजा का पद हो गया वंशानुगत। हमने ऋग्वैदिक काल में बताया था कि ऋग्वैदिक काल में राजा किसी भी कबीले के व्यक्ति को बनाया जा सकता था, और सभा चाहे जब उस राजा को हटा भी सकती थी अयोग्यता के बलबूते। हाँ, उसमें एक ध्यान देना पड़ता था, वो ध्यान देना था कुलीन वर्ग का। राजा या जो मुखिया होगा कबीले का वो कुलीन वर्ग का बनेगा। लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी व्यवस्था पलट दी गई। और राजा योग्य हो अयोग्य हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से परिवर्तन का बिंदु एक रेखांकित हुआ कि अब क्या हो गया कि राजा का पद क्या बना दिया गया? वंशानुगत बना दिया गया। मतलब राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, इस प्रकार से राजा राजा हो जाएंगे सब। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं अपन लोग आगे। अब हम यहाँ का थोड़ा सा प्रशासन देख लेते हैं। प्रशासन में खास तौर पर परिवर्तन नहीं आए, प्रशासन जस का तस बना रहा। प्रशासन भी 4 यूनिट्स में बटा था यहाँ का, है ना? यदि हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन 4 भागों में बटा था। एक तो जन था, जन के नीचे थे विष, विष के नीचे थे ग्राम, और ग्राम के नीचे थे कुल। जन का मुखिया जनस्व गोपा, विष का मुखिया विस्पति, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, और कुल का मुखिया कहलाता था कुलपा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप देखेंगे, ये पूरा पॉलिटिकल लाइफ किस प्रकार से चली। तो आपने समझा। अब हड़प्पा काल में व्यवस्था कैसी थी आप बताओ राजनीतिक जीवन की? हमने बताया कि हड़प्पा काल में तो ज्यादा चीजें मिली नहीं हमें। हम सब क्योंकि वहां के हमें अवशेष हैं, इतने पुरातात्विक अवशेष मिले, उन्हीं के बल पर बनाते हैं। तो वहां पे तो थ्योरीज चला रहे थे अपन लोग। कई लोग बोल रहे थे वैश्य वर्ग का शासन, कई लोग बोल रहे थे पुरोहित वर्ग का शासन, कोई बोल रहे क्षत्रिय वर्ग का शासन। तो इस प्रकार से सबने अलग अलग थ्योरीज दी वहां पे। लेकिन यहाँ पर तो बात स्पष्ट है। तो यहाँ पे आपने समझा कि ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था और उत्तर ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, उसमें परिवर्तन के बिंदु कौन कौन से रेखांकित हुए। तो परिवर्तन आपने देखे, ऋग्वैदिक काल में जीवन कैसा था? थोड़ा सा आसान था। उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया। अभी तो ये राजनीतिक व्यवस्था है, अब जब सामाजिक व्यवस्था में आएंगे ना तो अपना सिर पीट लेंगे आप लोग, फिर बोलेंगे नहीं वो तो बौद्ध धर्म जैन धर्म तो आना ही था, क्योंकि वो कह सकते हैं अत्याचार की इंतहा हो गई थी वहां पे। क्लियर? तो आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा सेशन।
तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी चीजें हम लिखवाते जा रहे हैं, है ना, हालांकि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हौच पौच दिखे, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी चीजें समेटनी पड़ती हैं, परंतु आप जब लेक्चर को पॉज करके देखेंगे पीछे पीछे तो उस चीज को हम 4 बार उसका उच्चारण करते हैं, तो आपको लिखने में मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं जानी चाहिए। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत शानदार पसंद आया होगा और आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने कीमती फीडबैक जरूर प्रदान करें। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।